triangle and the other one is interior triangle. ठीक है, अच्छा ये कौन बनाता है? अब देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल जो है तो वो इंटीरियर कौन बना जाता है? इस्टियोप्यूबिक रेमस। कौन बनाता है? इस्टियोप्यूबिक रेमस। ठीक है, और इंटीरियर कौन बनाता है? इंटीरियर बनाता है प्यूबिक सिम्प्लिसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास, और लेटरली जो है ना तो वो बनाता है, तो वो बनाता है इमेजिनरी लाइन फ्रॉम स्ट्रेट ट्यूबरासिटी। ये हमारे पास है यूरिजेनिटल ट्राइंगल। और एनल ट्राइंगल जो है ना तो एक वन लाइन फ्रॉम द यूरिजेनिटल स्ट्रेट ट्यूबरासिटी टू कॉक्सिस। ठीक है, और इंटीरियर जो है ना तो लाइन बिटवीन द स्ट्रेट ट्यूबरासिटी, तो ये हमारे पास है एनल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास है सेक्रोट्यूबस लिगामेंट। ठीक है, अच्छा अब जो है ना आपने जो मैंने आप लोगों को एब्डोमेन में जो फेसियास पढ़ाए थे तो वो आपको याद है? जो फेसियास मैंने पढ़ाए थे आपको, वो आपको याद है? यस, राबेल को याद है, बाकी किसी को याद है? अक्सा को भी याद है, अतिया भी याद है। ये गुड, अच्छा अच्छा ठीक है। अब ऐशा भी है, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब इसको जो ये वहां पे जो मैंने फेशियल कराए थे ना तो वो मैंने यहाँ पे अपने लिए आसान बनाने के लिए पढ़ाए थे। ठीक है, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि सबसे पहले हमारे पास स्किन होता है, फिर इसके बाद हमारे पास सबक्यूटेनियस पेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस पेट होता है, फिर उसके बाद हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया होता है। सुपरफिशियल फेशिया को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। नहीं, आसिया आप इंटरनेट चेक कर लो। सुपरफिशियल फेशिया को हमने सिर्फ दो में डिवाइड किया हुआ है। एक है स्कार्फा फेशिया जिसको हम मेम्ब्रेनस लेयर भी कहते हैं, और एक है हमारे पास टेम्पर फेशिया जिसको हम फैटी लेयर भी कहते हैं। ठीक हो गया? फिर वहां पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास जो स्कार्फा फेशिया होता है, जो हमारे पास जो स्कार्फा फेशिया होता है तो उसको हम डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम देते हैं। ये बात याद है ना? लाइक जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे पास जो कोलिस फेशिया है, स्कार्फा फेशिया को हम पीरिनियम में कोलिस फेशिया कहते हैं। हम इसको स्क्रूटम में टॉर्टस फेशिया कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे साथ सारे सुपरफिशियल फेशिया है। अच्छा, सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमारे पास होता है डीप फेशिया। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देखें ना तो ये बॉडी जो है तो वो यहाँ पे एंड हो जाती है ना। फिर स्क्रूटम और पीनस जो है तो आउट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है इन एटॉमिक पोजीशन, ये वाला रीजन जो है तो ये हमारे पास है पीरिनियम। ठीक है ना? लेटरल व्यू में आपको पीरिनियम की लोकेशन हो गई, ये लेटरल व्यू है। ये वाला जो है तो ये तो इंटीरियर व्यू है, लेकिन ये लेटरल व्यू है।
तो इस वाले रीजन को हम पेरिनियम कहेंगे। अब आप इस वाले रीजन को देखें ना, तो इस रीजन में हमारे पास ये फेशिया होगा, फिर ये पाउच होगा, इसको हम सुपरफिशियल पाउच कहते हैं। फेशिया होगा, पाउच होगा, फिर ये हमारे पास वो है पेरिनियम का जो डायफ्राम होता है या जो होता है ना वो है, ठीक है, ऊपर नाम है, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर को जो है हमने अब थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। किस तरह बड़ा करना है? इस तरह बड़ा करना है। आप देखिए, इस तरह बड़ा करना है। क्या था, आप याद करें ना, नीचे मैंने क्या कहा, हमारे पास पेशिया होगा, फिर पाउच होगा और फिर जेनिटल डायफ्राम होगा। ये चीजें है ना, नहीं, ये वाली चीजें जो है ना मैंने ऊपर बड़ी की हुई है। आप लोग मुत्तफिक हो कि हाँ सर यही चीजें हैं? ठीक, गुड हो गया, आप लोग काबिल हो। या तो मैं पढ़ाने अच्छे लग रहा हूँ या आप लोग काबिल हो, क्योंकि ये वाली चीजें जो है ना पहले मुझे 15 मिनट लग जाते थे इसको समझाते समझाते। अच्छा, अब आप इसको देखें, तो ये हमारे पास, अच्छा मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, अच्छा ठीक, थैंक यू। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया कोलिस्पेशिया, ये हमारे पास कोलिस्पेशिया हो गया। और ये कोलिस्पेशिया जो है, तो ये सुपरफिशियल पेशिया का कौन सा पार्ट है? कोलिस्पेशिया जो है, तो ये सुपरफिशियल पेशिया का कौन सा पार्ट है? मेम्ब्रेनस लेयर, यस, और हम इसको स्कार्पा पेशिया भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड 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 गुड। अच्छा, अच्छा, कोलिस्पेशिया के आगे हमारे पास क्या होगा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ जस्ट टू टिक यू। इसके इंटीरियरली हमारे पास क्या होगा? स्किन होगा, गुड है, जबरदस्त। अच्छा, अच्छा, फिर क्या है कि हमारे पास ये कोलिस्पेशिया होगा, इसके बाद हमारे पास ये वाला जो स्पेस जो है ना, तो ये हमारे पास है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ये हमारे पास क्या है? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। अच्छा, अच्छा, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या है? अगर ये हमारे पास पिल्विक डायफ्राम है, अगर ये हमारे पास पूरा का पूरा पिल्विक डायफ्राम है, तो इसको मैं इंफीरियर पेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम कह सकता हूं। इसको मैं इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम कह सकता हूं। हाँ सर, कह सकते हो, गुड है। अच्छा, मैं इसको यही कहने वाला हूं, इंफीरियर फेशिया यूरोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा नाम भी है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है, और वो है हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है? पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है ना, ये हमारे पास है डीप पेरिनियल पाउच, और ये जो रेड रेड नजर आ रहा है ना, ये डीप पेरिनियल पाउच के मसल है। दो मसल इसमें होते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, अभी बताना नहीं है, मुझे नहीं बताना, ठीक है। ये हमारे पास है डीप पेरिनियल पाउच, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये, अगर ये लोअर इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम है, तो ये सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम हुआ ना, कि नहीं?
सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम ना। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, ये सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम जो है ना, तो इसका भी दूसरा नाम है, इसका भी दूसरा नाम है। ये हमारे पास लेवेटर एनाई मसल है, ये इस फेशिया का पार्ट है। ठीक है, तो इसको फेशिया ऑफ लेवेटर एनाई भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फेशिया ऑफ लेवेटर एनाई। ठीक है। अच्छा, अब इसको सम अप करते हैं, इसको बस दोस्तों कहते हुए सिरावंडो, आज कोई पठान नहीं। अच्छा है ना, हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, अब आप इसको देखें, अब आप ये इस बात को देखें कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच जो है, तो वो कोलिस्पेशिया और इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम के दरमियान होता है, तो मैं गलत कहूंगा? अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है और ये हमारे पास इंफीरियरली कोलिस्पेशिया और सुपीरियरली इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम के दरमियान होता है, तो क्या मैं गलत कहूंगा? नो। ठीक है, तो ये हो गई सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की बाउंड्री। अच्छा सर, इसके कंटेंट क्या है? कंटेंट में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम डीप पेरिनियल पाउच को भी कवर कर दें। अच्छा, ये हमारे पास है कोलिस्पेशिया, ये हमारे पास है कोलिस्पेशिया, ये हमारे पास है इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, ये हमारे पास है कोलिस्पेशिया और ये हमारे पास है यूरोजेनिटल फेशिया ऑफ इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम और ये हमारे पास है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। The superficial perineal pouch are between the colispacia and inferior fascia of यूरोजेनिटल डायफ्राम। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमारे पास है डीप फेशिया, सॉरी यूरोजेनिटल डायफ्राम। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास, अब ये किन किन के दरमियान है? तो ये पेल्विक टाइप, ये हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, जिसको हम पेरिनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, जिसको हम फेशिया ऑफ लेवेटर एनाई भी कहते हैं। ठीक है, इनके दरमियान हमारे पास होता है डीप पेरिनियल पाउच। बाउंड्रीज क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यूरोजेनिटल डायफ्राम को जान गए हो ना? यूरोजेनिटल डायफ्राम क्या होता है, कहां पर होता है, किन के दरमियान होता है? अच्छा, अब हम इसको रीड देते हैं, जिस पॉइंट की समझ नहीं आए तो वो फिर क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। यूरोजेनिटल डायफ्राम, a triangular musculofacial diaphragm located in interior part of perineum। इंटीरियर पार्ट पे है ना, ये देखो यहां पर होगा, ये एनन में नहीं होगा। ठीक है। फिल इन द गैप बिटवीन प्यूबिक आर्चेस, प्यूबिक आर्चेस के दरमियान ये है ना, ये हमारे पास प्यूबिक दरमियान गैप को फिल करता है। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ, अब ये किस किस के कंपोज है? यूरोजेनिटल डायफ्राम में दो मसल होते हैं। द वन मसल इज कॉल्ड स्पिंटर यूरेथ्राई, स्पिंटर यूरेथ्राई एंड deep transverse perineal muscle, composed of sphincter urethri and deep transverse perineal muscle, enclosed within the superior and inferior layer of fascia of urogenital diaphragm. The inferior layer of fascia is formed by perineal membrane.
कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है? ठीक है। अब हम कंटेंट को नोट करना है प्लीज। यूरोजेनिटल डायफ्राम के कंटेंट में दो है, स्पिंटर यूरेट्राई एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ठीक है, स्पिंटर यूरेट्राई एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके बाद आते हैं डीप पेरिनियल पाउच में। अब डीप पेरिनियल पाउच भी आसान है, मैं मुश्किल कर चुका हूं। अब आप इसको देखें कि इट इज कंप्लीटली क्लोज स्पेस डीप टू पेरिनियल पाउच। डीप पेरिनियल पाउच, डीप टू पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन आप जानते हो, पेरिनियल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज पेरिनियल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज पेरिनियल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज yes, अच्छा, it is completely closed space deep to perineal membrane। ठीक है। अच्छा, बाउंड्रीज इंपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम आल्सो कॉल्ड पेरिनियल मेम्ब्रेन, सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड लेटरली जो है तो वो इंपीरियर पोर्शन ऑफ ऑफ ऑब्टूरेटस इंटरनस है। आप लोग कहोगे कि सर ये तो आपने नहीं दिखाया, तो ये भी दिखा देता हूं। चलो इसको देखो, ये हमारे पास हो गया सुपरफिशियल फेशिया, जिसको हम कोरिस फेशिया भी कहते हैं या मेम्ब्रेनस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सुपरफिशियल पेरिनियल पोर्च, ये हमारे पास हो गया पेरिनियल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास हो गया सुपीरियर फेशिया, और ये हमारे पास है ऑब्टूरेटस इंटरनस मसल। ठीक है ना। और ये जो है ये हमारे पास स्टियोप्यूबिक रेमस है। तो सुपरफिशियल फेशिया का लेटरल जो है तो वो स्टियोप्यूबिक रेमस है, और डीप फेशिया का लेटरल जो है तो वो ऑब्टूरेटस इंटरनस है। ठीक है कि नहीं? चलो गुड हो गया। और क्या चाहिए? अब हम इसको देखते हैं। अब इसके कंटेंट को भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन डीप पेरिनियल पोर्च के कंटेंट तो मतलब मैंने करवा दिए। वो यूरोजेनिटल डायफ्राम है, दो मसल है, स्पिंटर यूरेट्राई एंड ट्रांसवर्स डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मैं सुपरफिशियल पेरिनियल पोर्च की बाउंड्रीज भी आपको दिखाऊंगा और फिर उसके कंटेंट भी करेंगे। ठीक है, क्या है कि हमारे पास ये है superficial perineal pouch. It is the space between deep membranous layer of superficial fascia and deep perineal membrane. It is the space between the deep membranous layer of superficial fascia and perineal membrane boundaries. Inferiorly by membranous layer of superficial fascia, superiorly by perineal membrane, and laterally by istiopubic ramus. ठीक है, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं किसमें? अब हम आते हैं उसमें अब हम आते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पोर्च के कंटेंट में। ठीक है। अच्छा, सुपरफिशियल पेरिनियल पोर्च के जो कंटेंट होते हैं ना, तो वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या है? उसमें आप देखिए कि मेल में ये मेल वाला है और ये फीमेल वाला है। ठीक है। अच्छा, अब मेल में और फीमेल में वो क्या क्या होते हैं? ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में
हमारे पास बल्बोस्पंजियोसिस और इस्टियोक्यूवर्नोसिस, बल्बोस्पंजियोसिस और इस्टियोक्यूवर्नोसिस ये होते हैं। ठीक है, ये दो मसल होते हैं। ठीक है, ये दो ठीक है, ये दो मसल होते हैं, बल्बोस्पंजियोसिस एंड इस्टियोक्यूवर्नोसिस। ठीक है, बल्बोस्पंजियोसिस एंड इस्टियोक्यूवर्नोसिस जो है तो वो मेल में रूट ऑफ पीनस बनाते हैं। बल्बोस्पंजियोसिस एंड इस्टियोक्यूवर्नोसिस फॉर्म रूट ऑफ पीनस। ठीक है, अच्छा, अब फीमेल में क्या बनाता है? तो फीमेल में बल्बोस्पंजियोसिस फॉर्म लेबिया माइनोरा, बल्बोस्पंजियोसिस फॉर्म लेबिया माइनोरा and ichthyocumenosis form labia majora. Ichthyocumenosis form labia majora. Labia minora formed by bulbospongiosis and labia majora formed by ichthyocumenosis. ठीक है, अच्छा, इसमें इसके साथ साथ हमारे पास क्लाइटोरस भी होता है फीमेल में। ठीक है, अच्छा, अब इसको ये दूसरा वो है ना कि इसमें क्या क्या होता है ना। तो मेन में रूट ऑफ पीनस, बल्ब ऑफ पीनस एंड क्रस ऑफ पीनस, ये डिफरेंट नेमिंग वो है ना। और फीमेल में रूट ऑफ क्लाइटोरस, क्रस ऑफ क्लाइटोरस, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल एंड ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड को देखें। अब देखें, ये हमारे पास है ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास है ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी मेल और फीमेल में डिफरेंट है। बल्बोयूरेटर जिसको ग्रेट बल्बोयूरेटर ग्लैंड, जिसको हम ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, तो इसकी मेल और फीमेल एनाटॉमी जो है तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है? बल्बोयूरेटर ग्लैंड इन मेल it is present in deep fascia. In male, it is present in deep fascia but open in superficial pouch. In male, it is present in deep fascia but open in superficial pouch. ठीक है? In female, present and open both in superficial pouch. In female, it is present and open both in superficial pouch. It's clear? अब हम आते हैं यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा, अच्छा, यूरेथ्रा को जो है ना, हमने कितने में डिवाइड किया हुआ है? तो हमने इसको 3 में डिवाइड किया हुआ है। एक है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, एक है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एक है बल्बस यूरेथ्रा और एक है पिंडोलस यूरेथ्रा। ठीक है, अच्छा, अब इसके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, कि अगर आपसे पूछे कि द लीस्ट डिस्टेंडेबल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, तो आप लोग क्या कहोगे? द लीस्ट डिस्टेंडेबल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, तो क्या नाम दोगे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, गुड आंसर। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मोर प्रोन टू इंजरीज, तो फिर क्या कहोगे? मोर प्रोन टू इंजरीज, तो फिर
अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इपिथेलियम को देखें। हमारे पास जो ब्लेडर है, ब्लेडर और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है, ब्लेडर एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा is formed by transitional epithelium. Bladder and prostatic urethra is formed by transitional epithelium. Bladder and prostatic urethra is formed by transitional epithelium. जो बल्बर यूरेथ्रा है, और बल्बर और पेंडुलस यूरेथ्रा जो है, तो दे आर pseudostratified columnar epithelium. Pseudostratified columnar epithelium. और जो हमारे पास ओसा निविकुलरस है, ओसा निविकुलरस जो डायलेटेड पोर्शन होता है ये वाला, तो ये हमारे पास इट इज फॉर्म बाय या यूरिथ्रल मिएटस जो है, तो इट इज फॉर्म बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक हो गया? फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक, इट इज लास्ट टॉपिक, ये लास्ट है, ठीक है? लास्ट नहीं है वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एनल रीजन में एक फोसा होता है, ये वाला, जिसको हम कहते हैं इस्टियोरेक्टल स्पेस या इस्टियोरेक्टल फोसा, ये, ठीक है? इस्टियोरेक्टल स्पेस या इस्टियोरेक्टल फोसा, ठीक है? अब इसको आप देखें कि इसके बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो है तो वो कौन बनाता है। अगर मैं कहूं कि इसकी मीडियल बाउंड्री जो है तो वो डीप और सुपरफिशियल एन स्पेंटर बनाता है, तो मैं ठीक होऊंगा ना? ये हमारे पास है डीप स्पेंटर और ये हमारे पास है सुपरफिशियल स्पेंटर, तो ये मीडियल बाउंड्रीज बनाते हैं। अगर मैं कहूं कि इसको सुपीरियरली लेवेटर एनआई कवर करता है तो भी ठीक होगा, ठीक है? और अगर मैं कहूं कि इसके लेटरली हमारे पास क्या होता है, ऑब्चुरेटर इंटरनस होता है, और इसके लेटरल वॉल में एक किनार होता है जिसको हम प्यूडेंडल किनार कहते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास हिस्ट्रियोरेक्टल फोसा है, ठीक है? थोड़ी सी आइडिया हो गई। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसको देखें। A facial line which shapes space on each side of the anal canal. Boundaries. Base. Base जो है तो वो skin of the perineum बनाता है, medial wall, levator ani and anal canal. Anal canal में हमारे पास क्या होता है, superficial और deep sphincter होते हैं, external sphincter, और lateral wall is formed by obturator nerve with fascia. लेटरल वॉल में हमारे पास क्या होता है, ऑब्चुरेटर नर्व होता है ना? क्या जूम करो ऐसा, ये चल बस वेलकम। अच्छा, अब इसके कंटेंट में हमारे पास क्या आता है? अब इसके कंटेंट में हमारे पास आता है डेंस पेट, प्यूडेंडल किनार होता है ना इसके लेटरल में, इसके लेटरल में क्या होता है, प्यूडेंडल किनार होता है, तो प्यूडेंडल किनार से क्या पास करता है, प्यूडेंडल किनार से क्या पास करता है? Pudendal canal is present on the lateral wall of ischiorectal fossa and it contains pudendal nerve and internal pudendal vessel. Pudendal nerve and pudendal internal pudendal vessel. और इसके अलावा वो प्यूडेंडल किनार से पास नहीं करता, लेकिन उस इस्टियोरेक्टल फोसा का कंटेंट है, और वो है इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल, इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल, ठीक हो गया?
हम आते हैं एनल केनाल। अब हम आते हैं एनल केनाल। अब इसको देखें। एनल केनाल में हमारे पास क्या है? एनल केनाल में जो है ना, तो ये हमारे पास है, ये वाले स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये एलिवेशन जो है, या ये इस तरह भी होंगे, इस तरह, ठीक है। ऊपर जो है ना, तो वो इस तरह है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं एनल कॉलम। क्या कहते हैं? एनल कॉलम, ठीक है। ये एनल कॉलम जो है, इसकी जो लोअर एंड है, ये देखिए, ये हमारे पास एनल कॉलम है ना, इसकी ये लोअर एंड जो है, तो ये सारी एक लाइन फॉर्म में ओपन होते हैं, एक लाइन फॉर्म बना देते हैं, समझ रहे हो? और वो एक लाइन फॉर्म जो है ना, तो वो एक हमारे पास एक लाइन बनाती है, जिसको हम कहते हैं डेंटेड लाइन। एनल कॉलम फॉर्म अ डेंटेड लाइन, ठीक हो गया? अच्छा, फिर यहाँ पे एक और लाइन भी है, डेंटेड लाइन के अलावा यहाँ पे एक और लाइन भी है, जिसको हम, ये ऊपर सपोज हमारे पास डेंटेड लाइन हो गया, एक और लाइन भी है, जिसको हम कहते हैं व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। क्या कहते हैं? व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। ये वो एरिया होता है जहां पे एनल केनाल में कोई भी विसर्ज नहीं होता, वीनस प्लेक्सेस नहीं होते। व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन जो है, तो वो व्हाइट क्यों नजर आता है? वो व्हाइट इसलिए नजर आता है कि वहां पर कोई भी वीनस प्लेक्सेस नहीं होता। और डेंटेड लाइन और व्हाइट लाइन के दरमियान जो स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल जोन, ठीक हो गया? द स्पेस बिटवीन डेंटेड लाइन एंड व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन इज कॉल्ड ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। अच्छा, अब डेंटेड लाइन के ऊपर जो है, तो वो हमारे पास, अच्छा, ठीक है। अब एनल केनाल में हमारे पास एक अपर एनल केनाल, एक लोअर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ हेमोराइड्स होते हैं, ठीक है। जो हेमोराइड डेंटेड लाइन के ऊपर हो, जो हेमोराइड डेंटेड लाइन के ऊपर हो, हम उसके कहते हैं इंटरनल हेमोराइड। और जो डेंटेड लाइन के नीचे हो, हम उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल हेमोराइड, ठीक है। अच्छा, अब ये एनल कॉलम्स के बारे में भी मैंने एक दो लफ्ज लिखे हैं इंग्लिश में, उर्दू में मैं बोल चुका हूं कि एनल कॉलम्स आर म्यूकोजल folds join inferiorly in transverse line and form a line called dentate line, ठीक है। म्यूकोजल fold join inferiorly in transverse line form called dentate line। और व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन में आपको बता चुका हूं, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन appear white because of absence of venous plexus, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है अब हमने करना है क्या करना है? अच्छा, चलो, अब हमने एनल केनाल को अपर और लोअर में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ समराइज फॉर्म में कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है, तो उसको लिखें। जो एनल केनाल है above the dentate line, बस जल्दी, थोड़ा सा ही रहता है, ठीक है। सारे थोड़ा सा, ठीक है।
ये लेक्चर जब उनको शेयर करो तो नीचे अपना जीपे का अकाउंट शेयर करो कि आपने 20-20 रुपए या 30-30 रुपए मुझे बताना है, ठीक है? अच्छा हाँ, अगर खाना इससे मिस हो गया तो फिर मैकडोनल्ड बनता है या केएफसी। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर क्या है हमारे पास जो एबव द डेंटिव लाइन है तो उसकी जो ओरिजिन है तो वो एंडोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल ओरिजिन है। उसकी जो एपिथेलियम है तो वो है सिंपल कॉलमुलर एपिथेलियम, एंडोडर्मल ओरिजिन, सिंपल कॉलमुलर एपिथेलियम एंड ऑटोनॉमिक सप्लाई है, एंड ऑटोनॉमिक सप्लाई है। और जो हमारे डेंटेट लाइन के नीचे जो एनल कैनाल है तो उसकी ओरिजिन जो है तो वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है। उसका एपिथेलियम जो है तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है और उसका नर्व जो है तो वो है इंफीरियर रेक्टल नर्व, इंफीरियर रेक्टल नर्व। तो मतलब आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है, मतलब अगर आपसे पूछे कि एक्सटर्नल हेमोराइड्स का पेन किस नर्व के जरिए होता है तो यू शुड नो इंफीरियर रेक्टल नर्व, ठीक है? अच्छा फिर इसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास है ये वाला और ये बाहर वाला जो है तो ये हमारे पास है एक्सटर्नल एनस्पेंटर। एक्सटर्नल एनस्पेंटर 3 होती है, सुपरफिशियल एंड सबक्यूटेनियस, ठीक है? तो ये याद रखना है। अच्छा फिर हमारे पास होता है एनोरेक्टल रिंग। एनोरेक्टल रिंग मार्क द जंक्शन बिटवीन द रेक्टम एंड एनल कैनाल। एनोरेक्टल रिंग क्या है कि वो हमें पास वो मार्क करता है वो जंक्शन जो बिटवीन द रेक्टम और एनल कैनाल होता है, एंड इट इज फॉर्म बाय pivorectalis muscle, deep external sphincter, conjoined longitudinal muscle and the highest part of internal sphincter. The highest part of internal conjoined longitudinal muscle, deep external muscle and pivorectalis muscle. ये सब जो है इट्स लाइक दैट के हमारे पास क्या क्या है, पिवोरेक्टेलस हो गया, ये है पिवोरेक्टेलस, डीप ऑफ एक्सटर्नल ये, ठीक है? ये डीप ऑफ एक्सटर्नल हो गया, पिवोरेक्टेलस हो गया, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ इंटरनल, मतलब इट्स लाइक दैट। यहाँ पे हमारे पास एनोरेक्टल रिंग होगा, ठीक है? क्लियर है? अच्छा फिर इसकी सप्लाई एनल कैनाल की सप्लाई तो हम कर चुके हैं कि इसको इंफीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो है तो वो किसको ड्रेन होती है, इंटरनल प्यूडेंटल, किसकी ब्रांच है, इंटरनल प्यूडेंटल की ब्रांच है, ठीक है? अच्छा फिर इसके वो है लिम्फ नोड है, तो हमारे पास पिक्टिनेट या डेंटेट लाइन से ऊपर जो एनल कैनाल है तो वो फिर रेक्टल लिम्फ नोड को ड्रेन होता है और वो फिर इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड को ड्रेन होता है, और जो बिलो द डेंटेट लाइन है तो वो जाता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ठीक है? अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास लास्टली हमारे पास एक नर्व होता है, ठीक है? वो है हमारे पास प्यूडेंटल नर्व। प्यूडेंटल नर्व जो है तो वो हमारे पास, हम अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, बस प्यूडेंटल नर्व और प्यूडेंटल आर्टरी हमने करनी है, बस खत्म फिर, ठीक है? ठीक है अच्छा ये प्यूडेंटल नर्व हमारे पास S2 क्या हो गया, ये हमारे पास S2 S3 और S4 से बनता है। ये फिर हमारे पास क्या होता है, अच्छा वेट करें, ठीक है पेशेंट।
ये प्यूडेंडल केनाल से पास होने से पहले ये 3 में डिवाइड हो जाता है। ये एक डिवाइड होता है इंफीरियर रेक्टल नर्व, इंफीरियर रेक्टल नर्व जो सप्लाई करता है किन आप लोअर एनल केनाल। तो इंफीरियर रेक्टल नर्व जो मैंने आपको बताया, जो एक्सटर्नल ह्यूमराइड में जो पेन काज करता है, तो उसका सीन ये है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये दूसरा जो है, तो वो इस नर्व का क्या नाम है? तो दूसरा जो नर्व ये ब्रांच में डिवाइड होता है, तो उसको जो नाम देते हैं, तो उसको कहते हैं पीरिनियल नर्व। उसको क्या कहते हैं? पीरिनियल नर्व। तो पीरिनियल नर्व का क्या करता है? पीरिनियल नर्व जो है, तो ये यूरेटर विजाइना के अराउंड जो स्किन होता है, तो उसको सप्लाई करता है। और इसके अलावा जो सुपरफिशियल और डीप पीरिनियल पोर्ट के जो मसल है ना, तो उसको भी पीरिनियल नर्व सप्लाई करता है। और फिर जो तीसरा नर्व है, तो वो हमारे पास है डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस। तो वो भी डॉर्सल ऑफ द पीनस को सप्लाई करता है, और वो भी प्यूडेंटल नर्व का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्यूडेंटल आर्टरी। प्यूडेंटल आर्टरी जो है, तो हमारे पास किस आर्टरी की ब्रांच है? तो वो हमारे पास इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है। प्यूडेंटल आर्टरी जो है, तो उसको हमने 3 में डिवाइड किया है। एक है प्रोक्सिमल पार्ट, एक है मिडल पार्ट, और एक है डिस्टल पार्ट। ठीक है। जो ग्रेटर शियाटिक नॉच से, ग्रेटर शियाटिक नॉच अगर आप लोगों को याद पढ़ना हो, ग्रेटर शियाटिक नॉच मैंने पढ़ाया था, जिसको ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में चेंज हुआ था वो, और फिर हमने उसमें सुप्रापेरिफॉर्मस और इंफ्रापेरिफॉर्मस स्ट्रक्चर बताए थे। ठीक है। तो हमारे पास, सलाम अलैकुम, अच्छा, तो हमारे पास जो प्रोक्सिमल पार्ट है, तो इट इज बिफोर द ग्रेटर शियाटिक नॉच। जो मिडल पार्ट है, तो इट इज क्रॉस द ischial spine. Ischial spine is crossed by internal pudendal artery। और जो डिस्टल पार्ट है, तो वो हमारे पास है प्यूडेंटल केनाल में। जो डिस्टल पार्ट है, वो हमारे पास है प्यूडेंटल केनाल में। ठीक है। अच्छा, अब जो है, जिस तरह हमने उसके स्ट्रक्चर पढ़े थे, अब यहाँ पे हम प्यूडेंटल इंटरनल प्यूडेंटल के वो ब्रांच पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। इसकी जो सबसे पहली ब्रांच है, तो वो है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है। फिर ये 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 में। एक को हम कहते हैं पीरिनियल ब्रांच, और दूसरे को हम कहते हैं आर्टरी टू पीनस या आर्टरी टू क्लाइटोरस। तो ये था हमारे पास वो क्या, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक है ये हमारे पास, वो पूछते हैं कि ओवेरियन फोसा जो है, तो उसकी इंटीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है। क्या रिपीट करूं? इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी होती है, वो हमारे पास इंफीरियर रेक्टल आर्टरी बनाती है। ठीक है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। इसके अलावा पीरिनियल ब्रांच बनाता है, और इसके अलावा आर्टरी टू द पीनस या आर्टरी टू क्लाइटोरस। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, एक ये हमारे पास है ओवेरियन फोसा। ओवेरियन फोसा जो है, तो ओवेरियन फोसा के सुपीरियरली हमारे पास क्या होता है, इंफीरियरली, ये भी एक एमसीक्यूज में आता है। ठीक है। तो सुपीरियरली हमारे पास एक्सटर्नल आयनिक आर्टरी एंड वेन होता है। इंटीरियरली हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस होता है। पोस्टीरियरली हमारे पास यूरिटर एंड इंटरनल इलिक आर्टरी एंड वेन होता है। और इंफीरियरली हमारे पास ऑब्चुरेटर नर्व आर्टरी एंड वेन होता है। ठीक हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट योर पेरिनियम। ठीक है। तो पेरिनियम पेल्विस और पेरिनियम ये भी हो गए। ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। राबिर, आप रिकॉर्डिंग को एंड कर दो। ठीक है। अच्छा,
internal pudendal artery give a branch into the inferior rectal artery. No, Asya, no. Internal pudendal artery give a branch which name is सबसे पहले जो ब्रांच देता है तो वो है inferior rectal vein, and then it divided into two branches. The one is called perineal branch, and the other one is called, in male it is called artery to clitoris. In male it is called artery to penis, and female it is called artery to clitoris. ठीक है अच्छे? ठीक है, तो मेरा काम तमाम हुआ। मैंने शुरू किया था एनाटॉमी, आई थिंक मैंने कब से शुरू किया था? डॉक्टर रिचके मेरा ख्याल मेरे 19 से शुरू किया था कि 21 से। मैंने शुरू किया था 23 से, लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो 23 से मैंने स्टार्ट किया था, एंड आज जो है तो वो 6 है। 13 डेज में ग्रॉस एनाटॉमी और इम्पोर्टेंट एम्ब्रियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी वो हमने किए। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बेटर करने की कोशिश की है। ठीक है, ये नहीं किया है कि आई नीड टू फिनिश इट, ये नहीं किया है कि यार मुझे खत्म करना है। ठीक है, बल्कि जो मेन फोकस जो था तो वो मेरा ये था कि अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो अगर 5-10 घंटा वो ज्यादा भी लग जाए तो इट्स ओके। डबल क्लासेस भी लिए है तो इट्स के आप लोगों की रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों की बारी है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट बहुत टाइम से अभी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा हो गया है ना, तो बहुत से लोग जो है ना तो उसको सुन चल रहे हैं, खासकर मेरी वाली एनाटॉमी को, लेकिन प्रॉपरली जो है क्यों उनको नहीं लगता कि पठान बना सकते? अच्छा अच्छा, तो उनको बोलो कि हमें तो इतना अच्छा पढ़ा है कि नहीं, अच्छा नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन एनाटॉमी तो मेरे वाले सुन लेते हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना भी एक आर्ट है। मैं अच्छा मैं मेरा भाई है ना छोटा ना, तो उसको मैं कह रहा था ना कि मैं अपने स्लाइड्स को जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, और एक एक चीज को मैंने इसको अपने साथ लिखे हुए है ना, और मैं इसको कम से कम नियर बाई 15 से ज्यादा दफा मैं ज्यादा हो दफा पढ़ा चुका हूँ ना, और हर दफा मैं इसके लिए डिफरेंट मटेरियल भी नया नहीं, हमारे वाले सीन ये नहीं है, कमाओ पुत्र बनो। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने भाई को ये कह रहा था कि मैं इसको 15 से ज्यादा दफा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बिलीव मी, इसको अपने ही स्लाइड को जब मैं दोबारा पढ़ाता हूँ ना, तो हर दफा मुझे कम से कम 5 से 10 पॉइंट नए मिल जाते हैं, जो मैंने बुक से नहीं बल्कि इन डायग्राम में कहीं ना कहीं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो मेरे बात का मकसद ये है कि नॉलेज खत्म नहीं होती। ठीक है, और सही तरह से इसको ग्रेप करना और इसको अपने पास रखना भी एक मुश्किल काम है, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है तो वो रिपीटेशन है, और रिपीटेशन के बाद फिर प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, मेरी तरफ से किसी को कोई भी वो नहीं है। यस बिल्कुल, आप
जो है तो वो आप बिल्कुल आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से फिर उसको देख पाते हैं, आपका अपना माइंड काम करना शुरू कर देता है। दैट इज व्हाट आई लव अबाउट द टीचिंग, कि मुझे टीचिंग से तो वैसे भी मुझे पसंद है, मैं बहुत वक्त से कर रहा हूँ, एपीसी के वक्त से कर रहा हूँ ना, वैसे ही मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और मैं जब जब कोई चीज पढ़ता हूँ ना, तो वो मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि मैं इसको पढ़ाऊंगा किस तरह, आप भी इस तरह पढ़े। जो भी चीज पढ़े तो वो अपने लिए ना पढ़े, वो पढ़े कि आप इसको किस तरह पढ़ाएंगे। जब आप एक चीज को उस तरह अंडरस्टैंड करेंगे ना, एक टीचर की तरह, तो फिर वो चीज आपसे भूलेगी नहीं। अगर आपसे भूल भी गई ना, तो आप उसको 3 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, जब भी पढ़े ये एफसीपीएस के झंझट से निकलने के बाद, तो इस तरह पढ़े कि आप कि मुझे ये टीच करना है। ठीक है, तो फिर आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको याद भी होगा। और पढ़ने में जब मजा आने लग जाए ना, तो फिर बेबी और सोनू मोनू में वो मजा नहीं होता। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। अच्छा, मेरी तरफ से कोई किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी ग्रुप में भी कह सकते हो, कोई भी वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है और सवालात की भी कोई लिमिट नहीं है और तंग करने की भी कोई लिमिट नहीं है हम जो भी मसला हो, और टेंशन की भी वो नहीं है। नहीं नहीं, ओए मेरी एज ना निकालो कायनात प्लीज, ठीक है। मैं छोटा बच्चा हूँ, न बूढ़ा। मेरे तभी 2023 में उजाब खत्म हुए, क्या कर रहे हो, क्या उम्र निकल गई, अभी तो उम्र शुरू हुई है। हाँ ना, अभी 10 साल के बाद हम ये वाले गाने गाएंगे, अभी तो मैं जवान हूँ। 10 साल के बाद अब हम ये वाले गाने, अभी तो मैं बच्चा हूँ। 10 साल के बाद हम कहेंगे कि अभी तो हम जवान हैं। ठीक है, अच्छा, अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना, ठीक है। अल्लाह सबको कामयाब करे और अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।